कल अपन ने कहाँ तक लिख लिया था? 5 मेजरमेंट होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के। देर आर 5 मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उनके नाम हमने क्या लिख लिए थे? अरिथमेटिक मीन, मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन होते हैं। चलिए, तो इसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एवरेज। एक अच्छे एवरेज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए वो, ठीक। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर यूल, a good average should follow the following 5 properties। एक अच्छे एवरेज में 5 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर यूल, अ गुड एवरेज शुड फॉलो द फॉलोइंग 5 प्रॉपर्टीज। 5 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होनी चाहिए? इट शुड बी, पहली बात, क्लियरली डिफाइंड। हम उसको अच्छा एवरेज मानेंगे जिसकी डेफिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। एवरेज शुड बी क्लियरली डिफाइंड। 5 जो एवरेज बनाए गए, देयर आर 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिनका काम है जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिया गया है उसकी सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करना। एक ऐसी वैल्यू निकाल के देना जिसको बता देने से बाकी की वैल्यू बताने की जरूरत ना पड़े। एवरेज क्या करता है? पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब उस एवरेज को कैसे निकाला जाए उसके लिए 5 मेथड्स बनाई गई। एक हो गया अरिथमेटिक मीन, एक मेथड का नाम है, दूसरी का नाम मीडियन है, तीसरे का मोड, चौथे का ज्योमेट्रिक मीन और पांचवे का हार्मोनिक मीन। ऐसे करके हमारे 5 एवरेज होते हैं। हेलो, एक मिनट है ना, मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ तेरे को, रुक जा, पूछ के बताना लोग। तो एवरेज शुड बी क्लियरली डिफाइंड। दूसरी बात जूल साहब की क्या थी? इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट। उसका कैलकुलेशन जो है वो सरल होना चाहिए, इतना सरल हो कि हर कोई उसका इस्तेमाल कर ले। तीसरी बात, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज। सभी वैल्यूज पर क्या होना चाहिए? बेस्ड होना चाहिए। सभी आंकड़ों का इस्तेमाल उसके अंदर होना चाहिए। अभी समझाए देता हूं। चौथा पॉइंट, इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। दूसरे गणितीय क्रियाओं के लिए अगर दूसरी कोई मेथड में हमको एवरेज को यूज करना है तो हम उसका इस्तेमाल वहां पे कर सकें, वो ऐसा होना चाहिए। एवरेज शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ठीक। और 5वां पॉइंट, इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। 5 पॉइंट जो है यूल साहब ने दिए थे। पहला है कि इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड। इसने
यार वो मालवा एक्सप्रेस कौन से प्लेटफॉर्म से आती है पता करना, 12:15 का टाइम है। हाँ, नहीं जा रही है इंदौर से दिल्ली। तो इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड, पहली बात। दूसरी बात, इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट। तीसरी बात, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज। चौथी बात, इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट एंड इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपल। पहला लाइन लिखी हुई है, इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड, बिल्कुल स्पष्ट है कि डेफिनेशन उसकी क्या होना चाहिए, सबको समझ में आए, सबको ये समझ में आए कि हमको करना क्या है, निकालना कैसे। दूसरा, इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट, कोशिश ये की गई है कि भैया उसका कैलकुलेशन सरल हो, जितना सरल होगा लोग उतनी जल्दी उसको अडॉप्ट करेंगे, यूज करेंगे उसका। तीसरी बात, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज। तीसरी शर्त ये डाली गई है कि सभी आंकड़ों का इस्तेमाल उसके, अगर आप 10 वैल्यू का एवरेज निकाल रहे हो तो 10 का उपयोग कैलकुलेशन के अंदर होना चाहिए। चौथी बात, इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, इतनी सही मेथड हो कि अगर हम उस एवरेज का इस्तेमाल दूसरी मेथड में करें तो वहां से भी हमको अच्छे रिजल्ट्स मिले। अगर हमारा एवरेज ही गलत होगा तो आगे जाके दूसरी मेथड से भी क्या होगा, हमको रिजल्ट जो मिलेंगे वो गलत मिलेंगे। तो चौथी पांचवी बात, इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग करके डेटा निकाले जाते हैं, उसके कारण से एवरेज की वैल्यू में फ्लक्चुएशन होता है। अब वो फ्लक्चुएशन तो होगा लेकिन हम अच्छा उसको मानेंगे जिससे फ्लक्चुएशन कम हो, जब फ्लक्चुएशन का इफेक्ट कम हो। हम बात कर रहे हैं 5 एवरेज की। पहला एवरेज है अरिथमेटिक मीन। मान लीजिए आपको 5, 7, 10, 6, 7, 12 और 15 का एवरेज निकालने का बोला जाए तो मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन सबको पहले तो ऐड करोगे 15 तक और फिर उसको क्या करोगे 7 से डिवाइड कर दोगे, मीन निकल जाएगा। मीडियन के लिए आप क्या करोगे, बेसिक मेथड मीडियन निकालने की क्या है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो इस तरीके से, वो जो वैल्यू सेंटर में आ रही है वो एवरेज हो जाएगी, उसका नाम हो जाएगा मीडियन। तीसरा तरीका क्या है, मोड, ये देखा जाए कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है तो वो एवरेज है, वो मोड है। चौथा तरीका है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन बोलता है कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबका आप मल्टीप्लाई कर दो और फिर उनका उतना ही क्या करो, रूट निकाल दो, 1/7 कर दो। मीन जोड़ करके डिवाइड करता है और ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई करके उसका उतना ही रूट निकालता है। पांचवें नंबर पे आता है हार्मोनिक मीन। तो उसका फॉर्मूला होता है कि पहले तो आप रेसिप्रोकल ले लो, सारी वैल्यूज के रेसिप्रोकल ले लो और फिर उनके सारी रेसिप्रोकल का मीन ले लो और फिर उनको जो है वो उनका भी आप क्या करो, रेसिप्रोकल ले लो। सारे रेसिप्रोकल के मीन का भी रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा, हार्मोनिक मीन कहलाएगा। ये 5 तरीके हैं, पांचों से आंसर अलग अलग निकलते हैं। 3 एवरेज ऐसे हैं जिसमें हम सबको यूज कर रहे हैं, मीन में हम सबको जोड़ रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन में हम सबका मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हार्मोनिक मीन में हम सबके रेसिप्रोकल ले रहे हैं। मीडियन और मोड में सबकी जरूरत नहीं है। मीडियन केवल ये देख रहा है कि कौन सी वैल्यू सेंटर में आ रही है वो एवरेज है, और मोड ये देख रहा है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो एवरेज है। मतलब मीडियन पोजीशन को महत्व दे रहा है कि भैया ये वैल्यू सेंटर में आ रही है इसलिए ये एवरेज, और मोड रिपीटेशन को महत्व दे रहा है कि ये वैल्यू ज्यादा बार रिपीट हो रही है इसलिए ये एवरेज होना चाहिए। तो जब हम एवरेज निकालते हैं तो आमतौर कोई भी मेजरमेंट स्टैटिस्टिक्स में निकालते हैं तो वो हमेशा सारे डेटा के साथ कैलकुलेट नहीं होता है, क्योंकि डेटा हमेशा बहुत ज्यादा होते हैं, इतनी वैल्यूज को लेकर के कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता। तो हम सैंपल डेटा निकालते हैं, सैंपल करके कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं और फिर उससे हम क्या करते हैं, एवरेज को कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए ये कि फैक्ट्री है, इसमें 2000 वर्कर काम करते हैं। एक उदाहरण से आपको चीज समझाता हूँ। 2000 वर्कर, अब मालिक ये जानना चाहता है कि जितने वर्कर काम करते हैं इनकी एवरेज इनकम क्या है, व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ ऑल द वर्कर्स इन द फैक्ट्री। तो अब 2000 का कैलकुलेशन करेगा, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। उन्होंने कहा एक काम करो, इनमें से 50 का सैंपल निकाल लो, मैंने 50 लोगों को रेंडमली सिलेक्ट कर लो, उनकी इनकम पूछ लो। मान लो उनकी इनकम पूछी और एवरेज मीन निकाला तो उसका मीन निकला 500 रुपए।
कितना? 500 रुपए। अब ऐसा माना जा सकता है कि अगर 50 लोगों की एवरेज इनकम 500 रुपए है तो इन 2000 लोगों की एवरेज इनकम भी क्या है? 500 रुपए। लेकिन फिर भी हम हमारा डाउट करने के लिए क्या ये कुछ गड़बड़ हो सकती है, हम एक सैंपल और निकाल लेते हैं 50 का। अब की बार मीन बदल गया, 650 हो गया, चेंज हो जाएगा। लोग चेंज होंगे तो मीन भी क्या होगा? चेंज होगा। फिर एक और निकाला 50 का तो भाई आपकी बार 700 बता रहा, फिर एक और निकाला तो आपकी बार 350 ही बता रहा। अब इस सैंपल में कुछ कम कमाने वाले लोग आ गए तो एवरेज नीचे चला गया। तो ये जो चेंज हो रहा है, दिस इज, ये जो फ्लक्चुएशन एवरेज में हो रहा है, ये किसके कारण से हो रहा है? सैंपलिंग के कारण से हो रहा है। इसलिए बोला गया फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग। अब अगर हम अभी यहाँ मीन की जगह मीडियन निकालेंगे तो मीडियन भी सब जगह बदलेगा, मोड निकालेंगे तो मोड भी सब जगह बदलेगा, कोई भी एवरेज निकालेंगे क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है तो एवरेज भी चेंज होगा। तो ये फ्लक्चुएशन तो सब में आएगा, पर यूल्स आपका ये कहना था कि हम अच्छा एवरेज उसको मानेंगे जिसमें ये फ्लक्चुएशन कम हो, डेटा चेंज होने के कारण से वैल्यू में ज्यादा चेंजेस ना हो। तो पांचों एवरेज इफेक्टेड तो होते हैं, पर सबसे कम इफेक्टेड कौन होता है? मीन से फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग से सबसे कम इफेक्टेड कौन होता है? मीन ही होता है, क्योंकि वो जोड़ करके डिवाइड करता है। वो जोड़ करके डिवाइड करने से क्या होता है? बहुत सारी चीजें बैलेंस हो जाती हैं। ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई करता है, एक भी वैल्यू ऊपर नीचे हो गई, आपने 10 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 20 होगा, और अगर आपने 10 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो वो सीधा क्या हो जाएगा? 30। 2 से 3 होने में कितना फर्क पड़ गया? तो ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई करता है, बहुत इफेक्ट डालेगा एकदम से। एक वैल्यू भी चेंज होगी तो क्या होगा? बहुत ज्यादा इफेक्ट उसका आएगा। तो उनका ये कहना था कि भाई ऐसे फ्लक्चुएशन से एवरेज पे इफेक्ट पड़ेगा तो सही, लेकिन हम अच्छा एवरेज उसको मानेंगे जो इससे कम अफेक्टेड होता हो, ऐसा। चलिए साहब, तो पांचों पॉइंट आपको समझ में आ गए क्या? आए हो तो बताना, नहीं आए हो तो बताना, नहीं आए होंगे तो मैं फिर से समझा दूं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। 4 पॉइंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या है वो? हाँ, क्या हुआ इसमें? हाँ, मैं टिकट भेजूं क्या तेरे को? तो पहला पॉइंट तो बता दो जरा। डेफिनेशन इजी क्लियर होना चाहिए, इफ और बट नहीं होना चाहिए। ठीक। बोला तो उन्होंने था कि रिजिडली डिफाइन। क्या बोला था? दृढ़ता पूर्वक परिभाषित। जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने बोला कि कोई भी एवरेज अच्छा माना जाएगा अगर वो दृढ़ता पूर्वक परिभाषित होगा। अब वो दृढ़ता पूर्वक में बोलता था तो बच्चे मेरे को ऐसे वैसे देखने लग जाते थे, तो रिजिडली की जगह फिर मैंने उसको क्लियरली कर दिया, स्पष्ट रूप से परिभाषित हो, करने वाले को, पढ़ने वाले को कोई कंफ्यूजन ना हो। दूसरी बात, इजी टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन तो आसान होना चाहिए। चौथी तीसरी बात, बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज, सभी ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल होगा तो अच्छा मजा आएगा। आप कुछ को ले रहे हो, कुछ को छोड़ दे रहे हो तो गड़बड़ है। चौथी बात, सुटेबल फॉर फर्दर, भाई आगे की मेथड के लिए तो निकाल ही रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक मेजरमेंट है, यही गड़बड़ हो जाएगा तो आगे भी गड़बड़ है। और फिर लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग। आपने पांचों प्रॉपर्टीज लिख ली, इसके आगे अब आप नीचे लिख लीजिए, ऑल दी अबव 5 प्रॉपर्टीज, all the above 5 properties are satisfied by arithmetic mean, therefore it is known as best average। ऊपर की पांचों प्रॉपर्टीज को कौन सेटिस्फाइड करता है? अरिथमेटिक मीन करता है, इसलिए हम बोलते हैं कि वो बेस्ट एवरेज होता है।
ठीक है, अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है कि विच वन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो जवाब क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा। ये भी आ सकता है कि क्यों है अरिथमेटिक मीन बेस्ट एवरेज, क्योंकि वो प्रोफेसर यूल की 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करने वाला इकलौता एवरेज है। आगे जाके इसमें एक छठी प्रॉपर्टीज और ऐड की गई कि एवरेज शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज से एवरेज के ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं, एक्सट्रीम मतलब कॉर्नर की वैल्यू सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यूज पे जो है इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और मीन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करता। बट दिस प्रॉपर्टी इज नॉट गिवन बाय प्रोफेसर यूल। यूल ने जो 5 इनिशियल स्टेज में दी थी वो पांचों को मीन सेटिस्फाइड करता है। तो ये तो एक वो भाग हो गया हमारा इस चैप्टर का कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितने होते हैं, उनके नाम क्या है, वो निकाले कैसे जाते हैं, और उनमें से सबसे एवरेज कौन है, तो वो कौन है, अरिथमेटिक मीन है। चलिए साहब, अब हमको इन पांचों एवरेज को डिटेल में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले बात किसकी करेंगे, हम अरिथमेटिक मीन की बात करेंगे। ठीक है साहब, मीन को अरिथमेटिक मीन बोला जाता है, समानांतर माध्य इसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक, लिख देंगे हम इसकी डेफिनेशन, सम ऑफ all the given values is divided by number of observations we get arithmetic mean. Sum of all the given values is divided by the number of observations we get arithmetic mean, which is denoted by x bar. सारी दी हुई वैल्यूज के टोटल को हम उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको जो वैल्यू मिलती है वो अरिथमेटिक मीन कहलाती है, और वो क्या होती है, उसको हम x बार से डिनोट करते हैं। ठीक है साहब, सिंपल सा तरीका बताया गया था मीन निकालने का कि सारा का टोटल लगाओ और उसको उसके नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। बात आती है फिर फॉर्मूले की। ठीक, तो नंबर 1 एक हमारा होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, उसका फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, सारी वैल्यू का टोटल लगा करके हम उसको उसके नंबर से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन जो है वो मीन निकालने का बेसिक फॉर्मूला। दूसरा एक हमारा होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा को प्रेजेंट करने के जो तरीके होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं, और डेटा को कई तरीकों से प्रेजेंट किया जाता है, जैसा डिपेंड्स करता है कि डेटा कैसे हैं, डेटा के कितने हैं, बहुत ज्यादा तादाद में है, फैले हुए हैं, उनकी रेंज बहुत ज्यादा है, उन तमाम चीजों के आधार पर तय किया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनाया जाए। एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें सिर्फ डेटा दिए जाते हैं, आपको मीन निकालने के लिए बोला जाता है। हाँ इसने, हाँ इंदौर से बनती है ना, तो कहाँ से बनती है, कहाँ पे, कौन से स्टेशन पे? ठीक है भाई, ओके। 3 नहीं 4 होगा देख। हाँ तो 4 कौन सा, सियागंज की तरफ आता है ना। वही मेरे को डाउट हुई था, 5 नंबर और 4 नंबर सियागंज तरफ आता है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ओके। तो एक तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, एक हो गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, समेशन ऑफ एक्स एफ अपॉन समेशन ऑफ एफ, यानी कि समेशन ऑफ दिस। फॉर्मूला यहां पर जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? अरे भैया, ये तो वो छोटी क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है, इसका तो सीए फाउंडेशन से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। जो नंबर्स दिए हों वो जितनी बार दोहराए जाए, रिपीट किए जाएं, वो क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तू उधर दिखा थोड़ा सा चेहरा मेरा। हाँ, पहचाना हुआ लग रहा है यार। मिले क्या कहीं अपन पहले? कब? अरे तो मैं तो ये पूछूंगा मिले कब, जैसे स्टेशन पे टकराए, मेले में टकरा गए हों। अरे बेटा राजा, वही पूछ रहा हूं मैं तेरे से। मैं तो तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। ये भी भाई साहब भी टोपी वाले भी पहचाने, वो दिख रहा है मेरे को, है ना? हाँ, पहचान जाता हूँ मैं थोड़े बहुत लोगों को तो। पुरानी भर्ती को तो मैं जल्दी पहचान लेता हूँ। ठीक है चलो। तो अल्तमेश, कौन सा पेपर बिगड़ गया बेटा? हैं? अकाउंट्स का? क्यों? अकाउंट्स का तो अच्छा आता है। टाइम कम पड़ गया? किसको देखने में रह गया? टाइम एक ही सिचुएशन में कम पड़ता है। ये क्वेश्चन करते थे कितनी अच्छी लग रही है यार, कितनी अच्छी लग रही है यार, तो उसमें अल्तमेश भाई और तुम्हारा चार्टेड अकाउंटेंट का जो ऑफिस डलने वाला है, उसमें जो दूसरे नंबर का नाम लगना था मुकित मंसूरी, उसका क्या हुआ? तो घर पे ही रहेगा ना, कौन सा ब्याह हो गया जो ससुराल में रहेगा? क्या कर रहा है घर पे? हैं? कुछ नहीं। उसका भी अकाउंट्स बिगड़ गया? उसको तो सब बिगड़ गए होंगे, ये सिर्फ अकाउंट? मेरा तो किसी का नहीं बिगड़ा ना। हाँ? हाँ बोलो। हाँ, वो सियागंज साइड वाले प्लेटफॉर्म पे पूछ रहा। हाँ, 4 नंबर सियागंज की तरफ से आएगा, है ना? उसको बोलना ऑटो वाले को सियागंज तरफ उतारना। हाँ, सियागंज। ठीक है। हाँ, चलो तो फ्रीक्वेंसी की बेसिक डेफिनेशन में बताता हूँ। नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू इज रिपीटेड इन दी डिस्ट्रीब्यूशन। भविष्य में कभी भी कोई अपने से डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पूछे तो क्या जवाब देना है? जैसे बच्चे को बोलते हैं ना, घर में मेहमान आते हैं, है ना, बच्चे से पूछते बेटा पोयम आती है, पोयम आती है, तो सुनाओ, तो बच्चा सुनाने लगता है, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, एकदम स्टार्ट हो जाता है। वैसे अपने से कोई बोले कि बेटा फ्रीक्वेंसी क्या, तो अपने को खट से क्या बोलना चाहिए? नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू इज रिपीटेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। वो होती है और वो नंबर होते हैं और वो ऐसे ऐसे रिपीट हो जाते हैं, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी। तो ये और वो में कभी भी डिफाइन नहीं होता कुछ। समझ में आई ना? तो जैसे डेफिनेशन एक लाइन की याद रखो, जीवन में कम से कम कुछ नहीं। भविष्य में कहीं किसी ने पूछ लिया कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, तो आप बोलोगे हाँ पढ़ा था। फिर उसने कहीं पूछ लिया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती, तो आप बताने लग बगले झांकने लग गए, तो ऐसी होती थी और वैसी होती थी, और कभी फ्रॉक में आती थी, कभी साड़ी में आती थी फ्रीक्वेंसी। तो वो सीधा सीधा जो है क्या करेगा, जो है डाउट मेरे पे करेगा। वो बोलेगा यार तुम गलत आदमी से पढ़े हो, तुमको कुछ नहीं आता, तो तुम भी धीरे से बोलोगे हाँ यार वही गलत था, हम तो बिल्कुल पैदाइशी सही हैं। वो ही नहीं समझा पाया हमको कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अच्छा, आता सबको समझ में, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, है ना? तो वो तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। जिस दिन आपने वो चीज डेवलप कर ली एक्सप्लेन करने वाली, उस दिन आप जीत गए। पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज में।
आपको चीज समझ में आ रही है लेकिन आप उसको अगर बता नहीं पा रहे हो तो बड़ी बड़ी कमजोरी है। हमको मालूम है फ्रीक्वेंसी क्या होती है लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी होना चाहिए। जैसे उनने बोला कि साहब फ्रीक्वेंसी तो दोहराव होता है, उसका हिंदी में मतलब होता है दोहराव, बारंबारता बोलते हैं उसको। स्टैटिस्टिक्स की हिंदी की किताब पढ़ोगे तो लिखा मिलेगा बारंबारता। बारंबारता से मतलब है जो बार बार आए, वो बारंबारता फ्रीक्वेंसी। तो जब वैल्यू रिपीट होगी, वेरिएबल की वैल्यू जब रिपीट होगी तो हम उसको फ्रीक्वेंसी के साथ लिख देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है कंटिन्यूअस, उसमें क्लास इंटरवल दिए होते हैं, फार्मूला हमारा सेम, हम यही यूज करते हैं। इनका मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी है, एक्स जो है वो मिड वैल्यूज कहलाती हैं, मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास। एक्स इज द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। जब यहाँ क्लास इंटरवल दी जाते हैं, इसका फार्मूला भी मिड वैल्यू का होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये हम मिड वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं और मिड वैल्यू निकाल के फिर यहाँ मीन निकालने का काम करते हैं। ठीक है साहब, क्लियर है सबको? मीन निकालने के 3 फार्मूले, जैसा डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा वैसा अपने को फार्मूला लगाना है। अपने को समझना पड़ेगा कि कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करना है। अगर डिस्क्रीट है तो वैसा करें, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है तो वैसा करें, और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है तो वैसा करें। ओके बच्चों, सबको समझ में आया हो तो बताइए। 3 प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, 24 कब से तुम्हारी बैच स्टार्ट हुई है? ये 24 जनवरी से ना, 24 जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल में जाके अपने 3 महीने पूरे हो जाएंगे। 30 अप्रैल मेरी डेडलाइन है ना कोर्स खत्म करने के। लिख लेना, कॉपी में अटका लेना। 30 अप्रैल तक मैं आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्लस नोट्स प्लस स्कैनर प्लस टेस्ट पेपर प्लस सब करा करू के रिवीजन विजन करा के 30 अप्रैल को मैं आपको फ्री कर दूंगा। एक दिन भी ऊपर नहीं जाएगा। समझ में आ रही बात? अब उसके लिए कभी 2 पीरियड लेना पड़े, कभी 1 लेना पड़े, कभी 3 घंटे पढ़ाना पड़े, कभी संडे को बुलाना पड़े, कभी होली पे बुलाना पड़े, कभी वैलेंटाइन डे पे भी बुलाना पड़े। आप कोई सा भी डे नहीं बनाओगे, आप पढ़ने आओगे। आप सिर्फ 4 डे बनाओगे जीवन में, 12 मई, 14 मई, 16 मई और अकाउंट्स डे, लॉ डे, मैच स्टेट डे और इको डे। समझ में आ गया क्या? आ गया हो तो बता दो। चलो, मैंने आपको अपनी डेडलाइन दे दी है। अब जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा पूरा क्रेश वेश का, जैसा मैंने पहले दिन भी बोला था, कोई भी नहीं है। आप चाहो तो इनके पास ये दोनों बच्चे बैठे हैं, ये भी इधर बैठे हैं, हमारे अल्तमेश भाई बहुत हमारे आदरणीय, बहुत एकदम नाटे एकेडमी के सीनियर सिटीजन है ये। इनके पास जाने कौन कौन से गरीबी रेखा के नीचे वाले, ऊपर वाले, साइड वाले, आड़े वाले, तिरछे वाले सारे कार्ड इनके पास बने हुए हैं। ये आते तो यहाँ मशीन में अंगूठा नहीं लगाते, मशीन इनको देख के खुद ही खुल जाती है। आइए अल्तमेश जी, घाटा एकेडमी आपका स्वागत करती है। और जब ये जाते हैं तो मशीन से आवाज आती है, बाय बाय अल्तमेश जी, कल फिर आना। तो ये इतने सीनियर सिटीजन है, इनके पास सारी कॉपी में नोट्स मिले होंगे। इनने खूब हमारा तेल निकाल निकाल के नोट्स बनाए हैं। यहाँ छूट गया तो दे दो सर, वहां छूट गया तो रिकवर करा दो सर, ये कर कुरा के। और तो आप नोट्स मिला लेना अपने भी, और जो पहले पढ़ के आए इनके पास, सबके पास, इसके पास भी होगी, उसके पास भी होगी, पीछे खत्री साहब बैठे हमारे तो उनके पास होगी। तो आपको दिखेगा उसमें एक शब्द का भी आपको अंतर नहीं, क्योंकि मेरे को चाहिए जितने दिन उतने दिन मैंने आपसे ले लिए, मेरा उतना ही है। समझ में आ रहा है? इजी टॉपिक है। जैसा भी ये एवरेज एवरेज तो निकालना सबको आते ही है, तो अपन थोड़ा सा उसको स्पीडली बढ़ेंगे। जो कठिन टॉपिक है उनको अपन थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे। वैसे तो कठिन कुछ है नहीं। इस बार तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी इतने इजी लेवल के आए थे कि क्या बताऊं मैं। समझ में ही बात में? चलिए साहब, कल मुलाकात होगी।
क्लास का शेड्यूल कितनी बजे मिला था कल रात? लेट मिला था बहुत। 1 बजे रात को? रात को? हाँ, आज मैं अभी इसमें टेलीग्राम कर लूंगा, मेरा फोन गुम गया इसलिए मेरा मामला सब गड़बड़ा गया था। फोन चोरी हो गया था। वो सब अभी नया, ये भी अभी उधारी का मांग के चला रहा हूँ, तो उसमें टेलीग्राम डाउनलोड करने की हिम्मत नहीं हो रही। हो जाएगी वैसे ही। किसका है?